Hello students, good morning. How are you? Fine. Okay. Today is your sixth lecture, chapter number first, lecture number 6. And this is your last lecture of basic of accounting. This lecture I'm going to explain the advantages of accounting and limitation of accounting. देखो ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा. लेट्स वी स्टार्ट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, बाद में डिफरेंस बिटवीन द अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है. ओके अब ये चैप्टर के अंदर ये जो हमारा 6 नंबर का आपको ये जो है वीडियो, इसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग. ओके ध्यान से सुनो. एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. व्हाट इज एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग? एडवांटेजेस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट. ओके फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या देखो अकाउंटिंग का, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस. देखो ये तो मैंने पहले ही बताया था, अभी तो बता रहा था लास्ट लेक्चर में. इसमें मैंने क्या बताया आपको, हेल्पफुल करता है. अगर आप अकाउंट करते हो अकाउंटिंग तो आपको क्या समझ में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस. ओके बैलेंस शीट में आपका फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ में आती है. समझ में आ रहा है? तो मतलब इसके हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो. क्या कर सकते हो, प्लानिंग. अगर आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो आप प्रॉपरली प्लान करोगे कि हमें क्या करना है नेक्स्ट. डिसीजन मेकिंग मतलब वही, लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो आप डिसाइड कर सकते हो. अगर आप पर्टिकुलर में सपोज मेरी कंपनी के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, वाटर बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरा लॉस हो रहा है, कंटिन्यूसली लॉस हो रहा है, तो मैं कुछ डिसीजन ले लूँगा ना. क्या डिसीजन ले लूँगा, हो सकता है मैं वाटर बॉटल का बिजनेस ही बंद कर दूँ या फिर उसमें कुछ और चेंजेस कर दूँ. तो डैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग और कंट्रोलिंग. मैं क्या करूँगा फिर, अगर मैं लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कंट्रोल करूँगा ना वर्कर्स के ऊपर. लॉस क्यों हो रहा है भाई, ध्यान दो. प्रॉफिट हो रहा है तो और अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए. तो कुछ नहीं है, अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आती है. इसके बेस के ऊपर आप प्रॉपर प्लानिंग कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो और कंपनी पे कंट्रोल भी रख सकते हो. ओके अब नेक्स्ट देखो, प्रोवाइड कंप्लीट एंड द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड. अब सब आप अकाउंटिंग का सेकंड क्या है आपका यूज़, अकाउंटिंग करने से आपको क्या होता है, कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड भी मेंटेन करने में हेल्प होती है. ओके थर्ड क्या है, रिप्लेस मेमोरी. आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं ना, एक बार अपने अकाउंट्स में सब डाल दिया इन्फॉर्मेशन, आप जब चाहे जब क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो. अकाउंट्स में क्या चेक कर सकते हो, आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो रहा है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है. और ये तो आपको मैं कब से बताते आ रहा हूँ. अगर आप अकाउंटिंग प्रॉपरली करते हो तो आपको प्रॉफिट हुआ है तो समझ में आता है कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हो रहा है तो कितना लॉस हो रहा है वो भी समझ में आता है. अगर आप प्रॉपरली अकाउंटिंग करते हो तो आपको फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ में आती है. फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, एसेट्स और लायबिलिटीज. ओके और फैसिलिटेट्स द कंपैरेटिव स्टडी. फैसिलिटेट्स का मतलब ईजी, कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या, लास्ट ईयर आपको कितना प्रॉफिट हुआ था, ये साल कितना प्रॉफिट हो रहा है, लास्ट ईयर से प्रॉफिट कम हुआ, ये साल के ज़्यादा हुआ, तो आप कंपैरेटिव स्टडी क्या कर सकते हो, कर सकते हो. और 7 एविडेंस इन द कोर्ट. कल कल के कुछ भी अगर डिस्प्यूट्स होता है ओके आपके पार्टीज़ के अंदर, अगर आप अकाउंटिंग मतलब क्या, लिखते हो बुक के अंदर, जर्नल एंट्री करते हो, लेजर पास करते हो. फ्यूचर में अगर कभी कोई पार्टी आपको पैसे दे रही नहीं है ओके या आपको किसको पैसे देना है, इससे अगर इसके बेस पे अगर आपके अंदर कुछ कोर्ट में इसमें इसके बेस के ऊपर आप पे डिस्प्यूट्स होता है. आप मतलब कौन, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ और सामने वाला कौन है, कोई पार्टी है जिससे पैसा मुझे लेना है, उसको मैंने वाटर बॉटल सेल किया है, वो मुझे पैसे ही नहीं दे रहा है. ओके तो अकाउंटिंग में एक रिकॉर्ड होता है ना, परमानेंटली रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कोर्ट पे उसमें केस कर सकते हो. वह एविडेंस ये अकाउंटिंग काम आएगा. ओके नेक्स्ट, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी. ये भी आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के हेल्प से कितना प्रॉफिट हुआ आपको समझ में आएगा और प्रॉफिट के ऊपर आप आसानी से क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सकते हो. हेल्पफुल इन रेजिंग द लोन. सर कैसे हेल्प होता है लोन रेज करने के लिए, अभी आपको पहले बताया था, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये अगर आपका तगड़ा होगा, अच्छा होगा, तो इसके बेस पे बैंक आपको क्या देगी, लोन देगी. ओके और फैसिलिटेट द बिजनेस.
प्रॉपर अगर रिकॉर्ड करोगे कितना परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है, किसको कितना देना है, किसे कितना लेना है, ये अगर आप प्रॉपर करोगे तो आपको हर चीज़ की मालूमात रहेगी। अगर हर चीज़ की अगर पता रहेगा तो आपको फैसिलिटेट्स मतलब इजी सेल ऑफ बिजनेस, तो आपको बिजनेस करना भी क्या जाएगा, आसान जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके थे। ओके, ये 9 और 10 जो पॉइंट्स थे आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया था, तो इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट पढ़ा दिया। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखो, लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। जिस तरह से अकाउंट के फ़ायदे हैं ना, उसी तरह से अकाउंट के नुकसान भी होते हैं। ओके, हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फ़ायदा क्या है देखो, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब नुकसान क्या है देखो, लिमिटेशंस एंड द एडवांटेजेस ऑफ द अकाउंटिंग। देयर आर द सर्टन मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिसकंसेप्शन मतलब कुछ ऐसे बातें हैं इसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। क्या मिसकंसेप्शन है देखो, पहला ध्यान दो, कॉमन मैन प्रिज्यूम दैट। कॉमन इंसान मतलब मेरे जैसा आदमी, मैं कंपनी का मालक हूँ, पर अकाउंटिंग कैसे करना मुझे थोड़ी ना पता है, वो किसको पता रहेगा, वो अकाउंटेंट को या मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को, वही सब करते हैं ना। मैं तो सिर्फ ये देखूंगा साल के आखिरी में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जो कॉमन आदमी मेरे जैसे, जो कंपनी के ओनर है, वो क्या करते, वो ये चाहते प्रॉफिट लॉस अकाउंट शोज द इनकम एंड लॉस ऑफ द एंटरप्राइजेस। उनको ये लगता है कि जो कॉमन इंसान है उसको ये लगता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है, इनकम कितने प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस है वो आपको शो करता है। और बैलेंस शीट डिफिक्ट्स मतलब क्या, शो करना परफेक्टली ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको क्या बताता है कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ है और आपका कितना लॉस हुआ है। और बैलेंस शीट आपको क्या बताता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपका एसेट्स कितना है और आपका लायबिलिटी कितना है, ये बताता है। ये तो कॉमन आदमी को पता है कि मुझे इससे इतना प्रॉफिट लॉस अकाउंट से मेरा मुझे प्रॉफिट समझ में आता है, बैलेंस शीट से मुझे क्या समझ में आता है, मेरा एसेट्स कितना है वो समझ में आता है, और मेरी लायबिलिटी कितनी वो भी समझ में आती है। ओके, अब मेन प्रॉब्लम क्या देखो, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंट क्या है, लैंग्वेज है, मैंने पहले बताया था बिजनेस की लैंग्वेज है। बिजनेस बात करता है आपसे किसके थ्रू, अकाउंट के थ्रू। आप भी बात करते हो किसके थ्रू, आपकी टंग के थ्रू। वैसे बिजनेस बिजनेस भी क्या करता है, बात करता है आपके अकाउंट्स के थ्रू, अकाउंट के हेल्प लेके। एक्चुअली देखे जाएंगे ना, बिजनेस की टंग की कौन है, अकाउंट है। और जिस तरह से हमारे टंग क्या है, टंग है ना हमारा, हम जी बात करते हो टंग के हेल्प से बात करते हैं, उसी तरह से बिजनेस भी क्या करता है, अकाउंटिंग के हेल्प से हमसे बात करता है। बात करता है मतलब क्या करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बताता है और बैलेंस शीट के बारे में भी बताता है। लेकिन इस इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, इट हैज़ इट्स ओन लिमिटेशन। देखो क्या लिमिटेशंस हैं, क्या लिमिटेशन है देखो, एजम्पशन एंड कन्वेंशन ऑन विच अकाउंटिंग इज बेस्ड हैज़ इट्स ओन लिमिटेशंस। देखो एजम्पशन मतलब गेस करना, अंदाज़ा लगाना, कन्वेंशन मतलब वही अंदाज करना। तो कुछ बातें हम लोग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो कुछ बातों का हमें गेस करना होता है। गेस मतलब अंदाज। एक बात याद रखो, अगर आप कोई चीज़ का गेस कर रहे हो, अंदाज कर रहे हो, एज्यूम कर रहे हो, तो एक बात तो पक्की, वो चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं हो सकती। सर कैसे, नहीं समझ में आया? देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैं पटेल, ओके, मेरा नाम है पटेल सर। ध्यान से सुनो, किसी ने मुझे पूछा, सर वो जो एक स्टूडेंट है ना आपका मिस्टर ए, उसको कितना परसेंट आया बताओ तो मैं कहूँगा यार वो मेरे कांटेक्ट में नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदाज से बताता हूँ शायद 80-90 के बीच में आया होगा। अब मुझे बताओ, मैंने गेस करा ना, 80-90 के बीच में आया होगा, 80 से आगे और 90 के अंदर। अब मुझे प्रॉपर फिगर पता है कि कितना है। जब मैं सामने वाला बंदा मुझसे पूछ रहा है कि मिस्टर ए को कितना परसेंट गिरा, तो मैंने क्या पता है उसको 80 से 90 के बीच में। तो जो सामने वाला जो बंदा है, कोई मेरा दूसरा स्टूडेंट है, उसको मेरे थ्रू पूरी बात मालूम पड़ी क्या, नहीं, उसको इतना ही पता चला कि हाँ मिस्टर ए को 80 या 90 के बीच में कोई परसेंटेज हो गया, कितने पता है क्या, नहीं। जब आप एज्यूम करते हो ना, क्या करते हो एज्यूम, तो आप परफेक्टली फिगर नहीं दे पाते हो। उसी तरह से बिजनेस के अंदर जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट जब बनती है, जो कुछ बातें ऐसे, कुछ आइटम्स ऐसे जो हमें एज्यूम करना पड़ते हैं, और एज्यूम करने की वजह से उसका प्रॉपर कॉस्ट कितनी ये हमें पता नहीं चलता। इसी की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट आपको प्रॉपर जितना प्रॉफिट है,
नेट प्रॉफिट अगर मेरा 10 करोड़ है तो हो सकता है 10 करोड़ से थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। ये आपका डिसएडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो है एजम्पशन और कन्वेंशन की बेस के ऊपर बना हुआ है। आई बात समझ में? देखो आगे देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम आर नेवर फ्री फ्रॉम सब्जेक्टिविटी फैक्टर। सर ये सब्जेक्टिविटी फैक्टर क्या होता है? सब्जेक्टिविटी फैक्टर मतलब क्या? गेस करना, अंदाज से बताना। वो कभी सब्जेक्टिव हो, हम लोग गेस करते हैं तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है कि कुछ बातें जो है वो सब्जेक्ट के ऊपर बनाता है, सब्जेक्टिव फैक्टर के ऊपर बना। सब्जेक्टिव फैक्टर मतलब, सब्जेक्टिव फैक्टर का मतलब क्या? गेस करना। तो वो यही कह रहा है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कोई फ्री नहीं हो सकता है, हमें सब्जेक्टिविटी फैक्टर का ही यूज़ करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। एज दिस आर लार्जली आउटकम ऑफ पर्सनल जजमेंट। सर ये सब्जेक्टिविटी फैक्टर क्या है, ये एजम्पशन क्या है? सर कोई बात नहीं, जो अकाउंटेंट होता है ना, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी हो, ये क्या करते हैं, जो बैलेंस शीट बनाते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो कुछ ऐसे बातें ये इनकी खुद की पर्सनल जजमेंट, खुद का वो एक्सपीरियंस से वो आइटम्स की अमाउंट लिखते हैं, और वो अमाउंट जो लिखते हैं वो 100% परफेक्ट नहीं होती है ऑफ द अकाउंटेंट विथ रिगार्ड टू एडॉप्शंस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। मतलब वही मुझे बताना है कि कुछ बातें, सब ने एकदम 90% राइट ही होता है, 95% राइट होता है, तो 5% कुछ एजम्पशंस होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस वो पूरी तरह से हमें पता चलता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता चलता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये आपका क्या है? लिमिटेशंस है। ये आपकी क्या है? लिमिटेशंस। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस और नो? अब नेक्स्ट, अब जो मैंने बताया था ना, ये इसको थोड़ा मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ डीप में, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से इलेबोरेट करता हूँ। ओके, अब ध्यान दो, रिकॉर्डिंग ओनली मॉनेटरी टर्म्स, ये बात तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। द फैक्टर विच मे बी रिलेवेंट इन असेसिंग इन द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइजेस डोंट फाइंड द प्लेस इन अकाउंटेंट एज दे कैनॉट मेजर इन द टर्म्स ऑफ द मनी। से क्या है ये? अच्छे से बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा, समझाता हो, वेट करो। ओके, limitations or disadvantages of the accounting. Your first point, recording only monetary transaction, ये तो आपको पहले से पता है। रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन क्या, आपको ये भी पता है कि आप जब बिजनेस के अंदर जो डील्स करते हो तो आप बुक के अंदर वही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे जो ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में हो, जो ट्रांजेक्शन पैसों के फॉर्म में हो। अब देखो, फर्स्ट देखो, द फैक्टर विच मे बी रिलेवेंट इन accessing the worth of the enterprises don't find the place in the accounts as they cannot be measured in the terms of the money। क्या बोला देखो यार, the factor, okay, which may be relevant in assessing the worth of the enterprises don't find the place in the account as they cannot be measured in the terms of the money। मतलब वो ट्रांजेक्शन्स, वो फैक्टर आपके क्या होगा, अकाउंट्स के अंदर मेजर नहीं किया जाएगा। कौन से? जो मॉनेटरी टर्म में नहीं हो, जो मॉनेटरी टर्म के अंदर नहीं कंसिडर किया हो। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ द मनी। मतलब वही वही घिसी पीटी बात है, एक ही बात है, अकाउंट सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स और वही इवेंट्स को क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? रिकॉर्ड करेगा। कौन से रिकॉर्ड? जो मनी के फॉर्म में हो, वो जो मनी के टर्म्स में हो वही ट्रांजेक्शन हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब देखो आगे इससे क्या प्रॉब्लम होता है। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब शो करना, द वैल्यू ऑफ सर्टन फैक्टर्स विच आर इन द नॉन मॉनिटरी आइटम्स। जो नॉन मॉनिटरी आइटम्स है, जो इंपॉर्टेंट है लेकिन हम लोग शो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स क्या करता है? मॉनिटरी टर्म्स को ही, मॉनिटरी आइटम्स को ही अकाउंट्स में दिखाता है, जैसे कि लॉयल्टी एंड स्किल ऑफ द पर्सनल। अब आपकी कंपनी के अंदर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्कर ऑफ द एम्प्लॉय, आपके एम्प्लॉय लॉयल है, लॉयल्टी एंड द स्किलफुल पर्सनल, ये आपके वर्कर ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, स्किलफुल है। ओके, ये आपके वर्कर के अंदर क्वालिटीज़ है जिसकी वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है, बहुत अच्छे से आप प्रॉफिट कमाते हो। तो आपके एसेट ही हुए ना जिनसे आपको हेल्प, एसेट्स मतलब क्या? कंपनी के अंदर आपकी मशीन है,
मशीन्स क्या करती है, आपको पैसे कमा कर देती, तो आपके क्या हुआ, एसेट्स हुआ। तो जिस तरह से हार्डवर्क, जिस तरह से एम्प्लॉयज़ है, वो मशीन नहीं तो क्या हुआ, लेकिन उनके थ्रू तो आप पैसे कमाते हो ना। तो एक एक कंसिडर कर लो, गेस कर लो कि वो आपके क्या हो गए, एसेट ही हो गए। फिर भी हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि इसको हम, ये कोई कोई इंसान है, ये जो वर्कर है, ये एम्प्लॉय है, इनको पैसों में हम तोल सकते हैं क्या? नहीं। मशीन को तोल सकता है, इतने इतने करोड़ की मशीन है, इससे इतना इतना फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को थोड़ी ना मशीन में तोल सकते हो। मशीन मतलब पैसों में हम लोग तोल नहीं सकते इसको। ओके। इफिशिएंट मैनेजमेंट, ओके, रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो कुछ फैक्टर्स है ना, ये ये हम बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखाते। इफिशिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या है, आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, इफिशिएंट है, जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मतलब आपकी कंपनी की जो इंडस्ट्री है ना, आपकी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री, इनका रिलेशन बहुत अच्छा है। इसकी गुडविल, इसकी पहचान मार्केट में बहुत अच्छी, जिसकी वजह से आपका सेलिंग भी बहुत अच्छा हो रहा है। सेलिंग होने की वजह से आपकी प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। जैसे आप देखो, आपका अगर रिलेशन, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस हो, आपका अगर नाम खराब है मार्केट में, आपके पास कोई आएगा क्या? नहीं आएगा ना। उसी तरह से अगर अगर आपकी इंडस्ट्री है, उसका बहुत अच्छा नाम है, गुडविल है, तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, जिससे आपका सेल ज़्यादा होगा। सेल अगर ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा होगा। इफ़िशिएंट मैनेजमेंट मतलब क्या? इफ़िशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या? आपका मैनेजमेंट है जो प्रॉपरली हैंडल करता है हर चीज़ को। प्रॉपरली हैंडल करने की वजह से आपकी कंपनी स्मूथली रन होती है। स्मूथली मतलब अच्छे से रन होने की वजह से आपको प्रॉफिट भी अच्छे से आता है। उसी तरह से हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्कर एम्प्लॉय कंपनी के लिए होना ही चाहिए। देखो आजकल की दुनिया में अगर हॉनेस्ट और हार्ड वर्कर एम्प्लॉय नहीं है, अगर वो एम्प्लॉय अगर कभी चीट करने वाले रहे, तो कंपनी को क्या होता है, उससे लॉस भी होता है बहुत। तो हॉनेस्ट तो हार्ड वर्कर एम्प्लॉय ये बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये रिलेशन ऑफ इंडस्ट्री, एफिशिएंट मैनेजमेंट, हॉनेस्ट एंड हार्ड वर्कर, स्किलफुल एम्प्लॉयज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये सब है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आते। ये क्या है, आपका डिसएडवांटेजेस है। ये आना चाहिए था बैलेंस शीट में। अभी आपको ये पता नहीं है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड होती है और लायबिलिटी साइड होती है। एसेट साइड में कौन कौन से एसेट्स होते हैं, ये आपको पता नहीं। ये भी कुछ एसेट्स है, माना गया है इनको एसेट्स है, लेकिन ये बैलेंस शीट में आते ही नहीं है। इनकी वैल्यू बैलेंस शीट के अंदर दिखाई ही नहीं देती है। बोला ना, बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर ऐसे विच आर इन नॉन मॉनिटरी आइटम्स। ये जो फैक्टर्स है ना, ये नॉन मॉनिटरी, ये जो चार चीज़ें हैं ना, फैक्टर मतलब ये चीज़ें, जो मैंने ये चार चीज़ों के बारे में बात की ना, ये 1 2 3 4, ये 4 आइटम्स है, बहुत सारे, लेकिन 4 एग्जाम्पल लिया। ये बैलेंस शीट में आते ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी है। क्यों? ये नॉन मॉनिटरी टर्म्स है, इसीलिए। ओके, ये क्या हुआ आपका डिसएडवांटेजेस। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है, रिकॉर्ड करता है ना, यहाँ बता दे कौन, ये सिर्फ रिकॉर्ड करता है मॉनिटरी आइटम्स। ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स दिख रहा है, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स को क्या करता है, ये अवॉइड कर देता है। कौन? अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी जो बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर नॉन मॉनिटरी आइटम्स को जगह ही नहीं दी गई है, जगह उसको है ही नहीं वहाँ। हालांकि इसकी वैल्यू है, फिर भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बिजनेस को बहुत फ़ायदा होता है। अगर ये नहीं सही से रहा तो इससे नुकसान भी बहुत हो सकता है। फिर भी ये एसेट जो है, इनको एक एसेट ही मान लो, चारों चीज़ों को। फिर भी क्या हुआ है, फिर भी क्या है कि हमने इसको बैलेंस शीट में लाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये नॉन मॉनेटरी आइटम्स। नेक्स्ट, अब देखो शॉर्ट टर्म में आपको एक बता देता हूँ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर ओनली दोज एसेट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। एसेट्स क्या, आपका मशीन्स, बिल्डिंग, ओके, सोफा, जो भी हो, ये पैसों में आप बता सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कर दो, इसको एसेट्स में लिख दो। बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में आप लिख लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, बैलेंस शीट ही, बैलेंस शीट। बी फॉर बैलेंस, एस फॉर शीट, बैलेंस शीट। ये इससे मैंने यहाँ बताया था ना आपको, ये देखो, ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स, इसको जगह नहीं दी, क्योंकि ये जो लॉयल्टी, आप कोई कंपनी में, आपकी कंपनी में अगर कोई वर्कर है, वो ऑनेस्ट है, हार्ड वर्कर है, एम्प्लॉय, तो उसकी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्टी आप पैसों में तोल सकते हो क्या? नहीं तोल सकते। आपका जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो इफ़िशिएंट है, तो इफ़िशिएंट पैसों में तोल सकते हो क्या? नहीं तोल सकते। तोल सकना मतलब वैल्यू निकाल सकते हो उसके मनी के अंदर, नहीं। तो उस चीज़ को हम नॉन मॉनिटरी आइटम बोलते हैं, और नॉन मॉनिटरी आइटम्स को बैलेंस शीट में जगह ही नहीं है। वही बात मैंने यहाँ लिखी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ वही एसेट्स को क्या करता है, तोलता है या बैलेंस शीट में दिखाता है, जो हम मॉनिटरी टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैन भी मतलब सकना,
ओके, अब आगे देखो सेकंड, ये जो है ना, ये कंक्लूजन बता रहा हूँ मैं, एक छोटी सी समरी बता रहा हूँ। ह्यूमन रिसोर्स अल्दो, अल्दो मतलब फिर भी, वेरी इंपॉर्टेंट एसेट्स, वो भी एक एसेट्स ही है, जैसे मैंने बताया था ना पीछे, हार्ड वर्कर, हॉनेस्टी एम्प्लॉय, वो भी एक एसेट है आपके। जैसे ह्यूमन रिसोर्स मतलब वही इंसान, वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट एसेट है, किसके, बिजनेस के। आर नॉट शोन इन द बैलेंस शीट, क्यों, क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स है। देर इज नो जनरली एक्सेप्टेड फॉर्मूला, क्यों, वैल्यूएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन मॉनिटरी आइटम्स या मॉनिटरी टर्म्स। जिस तरह से मशीन्स हुए, फर्नीचर हुआ, कोई भी एसेट हुआ, इसका हमें फॉर्मूला पता है, क्या, किस चीज़ का फार्मूला, उसकी वैल्यू निकालने का, वो मशीन्स का वैल्यू निकालने का हमें फार्मूला पता है। जो दूसरे एसेट्स है उनकी वैल्यू निकालने का हमें फार्मूला क्या है, पता है, उसलिए बैलेंस शीट में आ जाते हैं। लेकिन ये ह्यूमन रिसोर्स है, ये भी एसेट है, लेकिन इसका वैल्यूएशन, इसका वैल्यू कैसे निकालने का, इसका फार्मूला हमारे पास नहीं है, क्योंकि ये नॉन मॉनिटरी आइटम्स है। इसी की वजह से ये ह्यूमन रिसोर्सेज हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं करते, इवन दो इट इज़ अ एसेट्स। समझ में आ गया, ओके। ये आपका क्या है, डिसएडवांटेजेस है। अब नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस देखो, पहला क्या था, मॉनिटरी आइटम्स के बारे में था। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, देखो फर्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन। वैल्यू ऑफ मनी ऑलवेज चेंजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, ये तो आपको पता है, महंगाई, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। वैल्यू ऑफ मनीज ऑलवेज चेंज ड्यू टू इन्फ्लेशन, कोई भी चीज़, मनी मतलब कोई भी आइटम्स है, गुड्स है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। पैसा, पैसे की वैल्यू कम ज़्यादा होती है, ओके। इन्फ्लेशन का मतलब याद होगा, महंगाई होना। देखो आज अगर एक मोबाइल लेने गए वो 10,000 का है, हो सकता है वही मोबाइल नेक्स्ट डे एक तो कम हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। कम हो तो इन्फ्लेशन की वजह से, सॉरी बढ़ा तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आगे देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अंडर द करंट अकाउंट सिस्टम, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड by considering historical cost of items. It ignore the current changes in the current, sorry, it ignore the change in the current value of items. सर क्या बता रहे, बताता हूँ। Therefore account fail to exhibit मतलब शो करना accurate financial position of business, and it doesn't reflect the true value of assets. ये चार चीज़ें हैं ना, ये चार पॉइंट्स, इसका मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, सुनो। ये मेरे पास BMW है, दिख रही है, बी एम डब्ल्यू, मेरे पास BMW है, मैंने 2010 में ली थी, अच्छी मॉडल ली, एकदम हाई मॉडल। उसका प्राइस कितना था, 5 करोड़। कितना प्राइस था, 5 करोड़। और BMW कार थी। अब बताओ BMW जो कार है वो मेरी कंपनी की क्या हो गई, एसेट्स हो गए ना। तो जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, देखो ऐसे बैलेंस शीट बनता है, ऐसे टी फॉर्मेट होता है, ये आएगा बैलेंस शीट, मैं बताऊंगा आगे। ये आपका क्या है, बैलेंस शीट है, हम्म? ये सब टी फॉर्मेट में है। और ये साइड आपका क्या हुआ है, एसेट साइड, और ये साइड आपका क्या है, लाइबिलिटी साइड। तो एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, राइट हैंड में एसेट्स, लेफ्ट हैंड में लाइबिलिटी। और ये आपका क्या, बैलेंस शीट है। कार मेरी क्या है, एसेट है, तो मैं एसेट साइड में कार क्या लिखूंगा, 5 करोड़ की, ओके। 2010 में ली थी, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, 2020 में कितना, आफ्टर 10 ईयर, नॉट 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर पकड़ो, 10 ईयर, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, 10 ईयर्स, ध्यान दो, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, डिफ्रिसिएशन चार्ज ऑन इट में बी लेस और मोर देन द मार्केट वैल्यू ऑफ कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब ध्यान से सुनो क्या है। देखो मैंने जो 2010 में, ध्यान से सुनो मैंने क्या बता रहा हूँ, अपने कार परचेस की 5 करोड़ की। जब 2011 आएगा, क्या आएगा, 2011, अब मुझे बताओ ये जो कार है 2011 में 5 करोड़ की रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना। उसकी प्राइस बढ़ भी सकती, बढ़ेगी तो नहीं, कम ही होगी ना उसकी प्राइस। न्यू चीज़ की प्राइस और ओल्ड चीज़ के प्राइस में फ़र्क होता है ना। अगर आप 5 करोड़ की कार लोगे, हो सकता है वो 2011 में 1 साल के बाद 4 करोड़ की रह जाए,
हो सकता है वो 2015 में, हो सकता है 2050 के अंदर। देखो, हो सकता है 2015 में कार की प्राइस 2 करोड़ ही रह जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? ये सुनो, अब जो मैंने 2010, 2011, 2015, ये जो कार की प्राइस यहाँ थी 5 करोड़ या 4 करोड़ हो गई, या कितना होगी, 2 करोड़ हो गई, 2 करोड़ हो गई। अब ये जो मैंने लिया, ये मेरे एस्टिमेट से लिया, गेस करके लिया। प्रैक्टिकली मार्केट में जाऊँगा तो कितनी की कम ज़्यादा हो सकती है वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। समझ में आ रहा है? या बोला ना टाइम वैल्यू, टाइम मतलब वक्त निकलना, वक्त के साथ साथ चीज़ों की वैल्यू क्या होती है, कम ज़्यादा होती रहती है। समझ में आ रहा है? आप मुझे बताओ, ये जो 2010 में, ध्यान दो, मैंने सपोज ये गाड़ी थी 5 करोड़ की, कितनी थी, 5 करोड़, ओके, सॉरी 5 करोड़ नॉट 10 करोड़। देखो, इसकी 2010 में इसकी प्राइस थी 5 करोड़, ओके, समझ में आ रहा है, यस और नो? अब मैंने अब क्या किया, 5 करोड़ में से इसका 2020, कितना, 2020, ओके, 10 साल बाद, ध्यान से सुनो, ये गाड़ी की कीमत कितनी रहेगी आपको पता है क्या? नहीं। एक बात याद रखो, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब 2010 है, ओके, जब मैं 2011 करूँगा ना, कितना, 2011, सपोज मैंने इसकी प्राइस कर दी 4 करोड़ 50 लाख रुपीज़, 15 लाख से मैंने कम कर दी। तो कम करना मतलब क्या करना, डेप्रिसिएशन, क्या करना, डेप्रिसिएशन, गिरावट, गाड़ी में गिरावट आ रही है ना, वैल्यू कम हो रही, तो मतलब उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अब याद रखो बच्चों, डेप्रिसिएशन आपका स्पेशल चैप्टर है, एसेट्स की वैल्यू किस तरह से हम लोग कम करते हैं उसके, क्योंकि वक्त के साथ साथ क्या होती है, वैल्यू चेंज होती रहती है उसकी। तो चेंज करने के लिए हम लोगों को अकाउंट्स के अंदर कुछ फॉर्मूले दिए, एक मेथड्स दिए, SLM मेथड कहते हैं इसको, WDV मेथड दिए। वो मेथड के हेल्प से आप लोग क्या करते हैं पता है क्या, सपोज ये साल 2010 में मेरी एसेट की वैल्यू कितनी थी, 5 करोड़ थी, 2011 में मैंने कितनी कर दिया, 4.5 करोड़ कर दिया। समझ में आ रहा है? जब मैं 2011 के अंदर ये एसेट्स की वैल्यू कितनी कर दूंगा, 4.5 करोड़। ये कैसे किया, ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूले की हेल्प से किया। लेकिन सेम एज जब 2010 से मैं 2011 में आऊँगा, तो ये गाड़ी की वैल्यू 4.5 करोड़ भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा भी हो सकती है का मार्केट में। मैंने 2010 से 11 में जो एक साल ख़त्म हो गया, तो मैंने डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करके, डेप्रिसिएशन क्या होता है, घसारा होता है। अभी देखो ध्यान से सुनो, 2010 में मेरा कितना था, 5 करोड़ गाड़ी की प्राइस थी, वो BMW की। एक साल बाद मैंने क्या किया, उसकी प्राइस कम कर दिया, कम कर दिया तो कम होते ही ना हर साल प्राइस, बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। अभी ध्यान से सुनो, ये बैलेंस शीट सपोज 2010 का है, ध्यान से सुनो, और ये बैलेंस शीट 2020 का है, 10 साल बाद का। तो ये बैलेंस शीट में अगर वो कार अगर 5 करोड़ की कब थी, 2010 में थी, तो 2020 में 5 करोड़ की रहेगी क्या? वो नहीं ना, मार्केट में वैल्यू कम हो जाएगी ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर साल उसकी वैल्यू कम कम दिखाना पड़ेगी ना, और एक दिन ऐसा आएगा उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, जो मार्केट की वैल्यू आप बाहर, जो मार्केट की वैल्यू गाड़ी की रहेंगी, वही मार्केट की वैल्यू आपके बुक में नहीं हो सकती, क्योंकि आप लोग SLM, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक चैप्टर का नाम है, वो मेथड है, उसको डेप्रिसिएशन का मतलब होता है घसारा करना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिल से नहीं लिख सकते। सपोज मैंने यहाँ 2010 में 5 करोड़ थी क्या मेरे कार की प्राइस, 2010 में मैंने दिल से 4.5 करोड़ कर दिया, 50 लाख कम कर दिया, ऐसा नहीं। एक फार्मूला होता है, उसके हेल्प से आप क्या करते हो, उसकी प्राइस कम करते हो। लेकिन प्राइस कम करने के बाद वो जो प्राइस आई, सपोज 2010 में मैं 5 करोड़ का था, 2011 में कितना हुआ, 4.5 करोड़, 50 लाख से कम हो गया। तो मैंने एक मेथड होती है, मैं आपको बता देता हूँ उसको, SLM मेथड, बहुत सारे मेथड है, SLM के बारे में बताता हूँ। ये मेथड यूज़ करके मैंने क्या किया, गाड़ी की वैल्यू 50 लाख से कम कर दिया। तो 2011 में मैं जो बैलेंस शीट बनाऊंगा, तो ज़रूरी नहीं यहाँ मैं क्या करूँगा, 2011 का बैलेंस शीट है, तो हमें क्या था, कार की प्राइस 4.5 करोड़। 2011 के अंदर ये कार की प्राइस मार्केट में कम भी हो सकती है, 4.5 करोड़ से, या ज़्यादा भी हो सकती है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस और नो? इसी के वजह से अब सपोज ध्यान दो, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। मैंने यहाँ दिखाया 2011 में मैंने कहा कि मेरे गाड़ी की प्राइस कितनी, 4.5 करोड़ है, लेकिन एक्चुअली वो गाड़ी की प्राइस कितनी थी, 4 करोड़ 80 लाख। 20,000 से 30,000 से क्या थी, ज़्यादा थी ना। ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ दिखाया ना। देयर फॉर अकाउंट फेल, अकाउंट क्या होता, फेल हो जाता टू शो करने के लिए। एग्जिबिट मतलब शो करना, क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन किसी कम, हाँ अभी कार है तो बहुत सारे एसेट होंगे ना, तो उसके वैल्यू में कम ज़्यादा करूँगा तो बैलेंस शीट के अंदर प्रॉपर एसेट समझ में नहीं आएगा ना कितना है मेरा, ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो यहाँ उन्होंने बोला इट डजेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रू मतलब परफेक्ट वैल्यू, एसेट की परफेक्ट वैल्यू जो है मार्केट में, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार की एसेट्स की बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं दिखा सकते, क्योंकि डेप्रिसिएशन के कोई रूल्स होते हैं, वो रूल को हमें फॉलो करना होता है। वो रूल फॉलो करके हमें हर साल एसेट की वैल्यू कम करना होती है, और वो जो कम की वैल्यू मार्केट की वैल्यू से मैच नहीं होती। इट डजंट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ एसेट। समझ में आया? यस और नो? गॉट इट? तो मेरे कहने का मकसद क्या है, ध्यान से सुनो, मैं आप फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। देखो, अंडर दिस करंट अकाउंट सिस्टम ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड बाय कंसिडरिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ आइटम, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या, जो प्राइस में आपने गाड़ी खरीदी की है उसको बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। ओके, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रॉब्लम ये होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या होता है, एसेट्स की प्राइस कम ज़्यादा होती रहती है। कम होने की वजह से हम लोग मार्केट की और हमारे प्राइस को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से मैच नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या होता है, कम ज़्यादा दिखाई देते हैं। उससे बैलेंस शीट क्या होती है, कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। ओके, मतलब बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, हमें ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट की हमें ट्रू वैल्यू रिफ्लेक्ट ही नहीं होती। रिफ्लेक्ट मतलब क्या, दिखाई नहीं देती। क्या दिखाई, देखो मैंने लिखा, देखो, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट, ऑन इट मतलब क्या, एसेट जो हम चार्ज कर रहे हैं, इट मे बी लेस, वो लेस भी हो सकता है या मोर देन, या ज़्यादा भी हो सकता है, किससे, मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। समझ में आया? मार्केट वैल्यू ऑफ कार, जो कार की जो मार्केट में BMW जो कार है, ये मार्केट जो मैं 1 साल बाद डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो डेप्रिसिएशन मैंने लगाया बैलेंस शीट के अंदर, वो डेप्रिसिएशन मार्केट से कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। इसी की वजह से फाइनेंशियल पोजीशन हमारी, मतलब बैलेंस शीट जो है वो ट्रू एंड फेयर मतलब प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। ये क्या अकाउंट का डिसएडवांटेजेस है। समझ में आया? यस और नो? ओके, अब नेक्स्ट देखो, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब क्या, एज इट इज। तो इसका क्या मतलब है, अब ये बातें आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगी। देर आर द सम ट्रांजेक्शन विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन, मीन्स certain accounting estimates depend upon the personal judgment of accountant। से क्या है, देखो, देर आर द सम ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन, नॉट होल ट्रांजेक्शन, सम ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन है विच आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन, अंदाज, मीन्स सर्टन अकाउंटिंग सर्टन मतलब कुछ ऐसे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, पर्सनल जजमेंट ऑफ अकाउंटेंट। मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं क्या करता हूँ, कंपनी में काम करता हूँ, मैं परचेज सेलिंग ये सब रिकॉर्ड करता हूँ, टैली के अंदर मैं काम करता हूँ अकाउंट का, तो मैं कौन हो गया, अकाउंटेंट हो गया। तो मेरे जो ट्रांजेक्शन हो गया ना, वो 90% तो राइट हो गए, जो 90% जो फैक्ट है, जो चीज़ है, बिल है, जो देख के मैं जो सच है वही लिखूंगा। पर 10% ट्रांजेक्शन झूठ नहीं करूँगा, वो भी सच ही लिखूंगा, लेकिन उसके पास वो ट्रांजेक्शन बुक में लिखने के लिए मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो मैं थोड़ा अंदाज लगाऊंगा। और 10% ट्रांजेक्शन को क्या करूँगा, मैं गेस करूँगा, मेरे खुद के पर्सनल जजमेंट रहेंगे। तो पर्सनल जजमेंट 100% तो राइट नहीं हो सकते। उसी की वजह से क्या होता है, बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कम ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, अब क्या, कौन से ऐसे आइटम्स है जैसे डाउटफुल डेब्ट्स। सर ये डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, देखो मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ बताता हूँ, ये कंसेप्ट आगे बहुत आने वाले हैं, सब डीप में आने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। हम्म? ये मैं हूँ मिस्टर ए, ठीक है, मैंने क्या किया, ये मिस्टर बी को सेल किया, क्या क्या, सेल, कितना, 15,000 का कुछ गुड्स, या मैंने वाटर बॉटल इसको सेल कर दी, ठीक है, 1 महीने के लिए, 1 मंथ, 1 मंथ पे मैंने इसको सेल कर दिया। अभी 1 मंथ कंप्लीट हो गया, 2 मंथ कंप्लीट हो गया, 4 मंथ कंप्लीट हो गया, लेकिन मिस्टर बी का कोई इरादा नहीं दिख रहा है मुझे वापस पैसे लौटाने का।
क्या होगा ऐसे केस में? तो मैं अकाउंटेंट हूँ, मैं सोचूंगा यार ये 1 महीना हो गया ये दे नहीं रहा, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, तो मैं क्या करूँगा, इसकी प्रोविजन बनाऊंगा। प्रोविजन फॉर अभी मेरे लिए डेब्स का मतलब याद रखो उधार। मैंने एक ए जो है वो कौन हो, मैं हूँ। बी कौन है, जिसको मैंने माल दिया है। मैंने इसको माल कैसे दिया, उधारी पे दिया है, तो उधारी को इंग्लिश में डेप्ट बोलते हैं। अब ये पैसे देगा कि नहीं देगा मुझे डाउट है, तो ये डाउट को हम क्या बोलेंगे, डाउटफुल डेप्ट। ये ऐसे उधार है जिसके ऊपर डाउट है कि वापस आएगा या नहीं आएगा। अगर आया तो कितना आएगा, 50,000 है ना ये। अब मुझे डाउट है यार ये पूरे पैसे देता कि नहीं देता। अगर दिया तो 10,000 देता है या 20,000 देता है या 30,000, 10,000 देता है या 20 देता है या पूरे देता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 50,000 जो है मुझे अंदाज़ लगाऊंगा यार ये कितना दे सकता है मुझे। मैंने ऐसा कुछ अंदाज़ लगा के मेरे बुक में लिखा कि यार इसे 20,000 ही दे सकता है। 30,000 मेरे क्या डूब गए, डाउटफुल हो गए। तो मैंने गेस करा ना, जो मुझे नहीं दे रहा है, तो कितने, सपोज उसने मुझे 30,000 नहीं दिए, नहीं देने वाला, मुझे डाउट आया ये 30,000 मुझे नहीं देगा, या पूरे समझ लो 50,000 देगा ही नहीं। ओके, तो ये 30,000 मान लो, 30,000 मान लो, ये मुझे दे नहीं रहा, मुझे लग रहा है ये 20 दे देगा, 30 नहीं देगा। तो 30,000 मेरा क्या हुआ, लॉस हुआ ना। लेकिन ये लॉस कैसे है, दे भी सकता है या नहीं भी, वो 30,000 है, शायद वो दे पूरे ही दे दे या कुछ ना दे, तो छोड़ो जान दो, सब छोड़ो जान दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट यही रहता है कि हम लोग दिल से अमाउंट बुक में लिखते हैं, ये इतना देगा या इतना नहीं देगा। ओके, अब कम ज़्यादा भी एक तो पूरा अमाउंट देगा या नहीं देगा, तो हमें कितना लॉस हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। तो मैं कम ज़्यादा अमाउंट कर दूंगा, तो इससे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, कम। अगर मैंने लॉस ज़्यादा दिखा दिया तो मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, मैंने कहा अरे नहीं नहीं 40,000 देगा मेरे को, दिया भी 10,000 बाद में, तो आपको 30,000 का लॉस हो गया ना। चलिए बात आपको शायद नहीं समझ में आएगी आपकी, सिर्फ इतना याद रखो, ये अकाउंटिंग फुली नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्यों नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे आइटम्स है जिसमें आप सिर्फ अंदाज के बेस पे ही रिकॉर्ड करते हो बुक के अंदर, और अंदाज आपका सही भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। वो सही नहीं हुआ तो आपका क्या हुआ, लॉस ज़्यादा दिख गया। ओके, समझ में आ रहा है। सेकंड, मेथड फॉर डिफ्रेसिएशन, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था ना, वो एसेट BMW कार के बारे में। जो BMW जो आपकी कार है, वो BMW आपकी कार है, उसमें आप क्या करते हो, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हो। और डेप्रिसिएशन आपका जो डेप्रिसिएशन आपने जो लगाया, सपोज मैंने ये साल 50 लाख, मेरी कार की प्राइस 5 करोड़, नेक्स्ट ईयर मैंने इसको 50 लाख से कम कर दिया, अब होगी 4.5 करोड़। हो सकता है मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इसके वजह से आपका बैलेंस शीट क्या करेगा, प्रॉपरली दिखा नहीं पाएगा। तो ये कुछ आइटम्स है। ओके, समझ में आ रहा है। और सिलेक्शन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। मेरी क्या है, वाटर बॉटल की कंपनी, मेरे वाटर बॉटल का स्टॉक होगा ना, तो कितना स्टॉक है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये फाइंड करने की मेथड्स होती है, वो आएगा वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी चैप्टर में आएगा वो। तो ये 3-4 चीज़ें हैं ना, जिस ये अंदाज से आपको बुक में लिखना पड़ता है, और ये अंदाज कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। ये गेस की वजह से, ये एस्टिमेशन की वजह से अकाउंटिंग क्या करता है, देखो लिखा ना, अकाउंटिंग फुली एग्जैक्ट नहीं है, पूरा परफेक्ट नहीं है, कहाँ ना कहाँ हम लोग क्या होते हैं, अटक ही जाते हैं। ओके, अब तीसरा देखो, देयर एग्जिस्ट एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिव मेथड्स इन डिटरमाइनिंग द डिफ्रेसिएशन ऑफ एसेट्स एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। ये जो एसेट का हम लोग घसारा करते हैं ना, कम करते हैं हर साल, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसका चैप्टर ही, और डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के, सपोज मेरी एसेट की प्राइस कितनी है, 5 करोड़ है, मैंने कितना कर दिया ये साल, 4.5 करोड़ कर दिया, 4.5 करोड़, 50 लाख से मैंने क्या कर दिया, उसको कम कर दिया। तो कम किसी क्या, कोई मेथड यूज़ किया, वो मेथड हमें कौन बताता है, वो डिफ्रेसिएशन चैप्टर बताता है। और वो एक दो मेथड नहीं, काफ़ी सारे मेथड है, तो यही वो ने बताया, अल्टरनेटिव मेथड बताया। ओके, ये डिफ्रेसिएशन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। और ये वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, सर इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक। आपकी कंपनी में, सपोज मेरी कंपनी पटेल इंडस्ट्री है, पटेल इंडस्ट्री के अंदर मेरे पास क्या है, वाटर बॉटल के वो सारे स्टॉक पड़े हुए हैं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे जो स्टॉक है उसकी कीमत कितनी है। तो स्टॉक की कीमत फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड्स होती है, उसको बोलते हैं सिलेक्शन मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का क्या होता है, थोड़ा बहुत एग्जैक्टली फिगर वो नहीं दे पाते, थोड़ी थोड़ी उनकी फिगर गलत भी हो जाती है, इसलिए अकाउंटिंग क्या फुल एग्जैक्ट नहीं है। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ बच्चों, आपको लिमिटेशंस पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, लिमिटेशंस, याद रखो। लास्ट एंड बेस्ट,
ध्यान से सुनो। विंडो ड्रेसिंग मीन्स द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट। सर व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या? मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट मतलब क्या? छेड़छाड़ करना। छेड़छाड़ मतलब क्या करना? अकाउंट्स के अंदर कम ज़्यादा दिखाना, वो उसको मैनिपुलेशन बोलते होता है ना। तू काय तरी गोंधळ केला, घपला केला, घपला घपला। मैन विंडोज ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट so as to conceal the true and fair views of the financial statement। conceal मतलब छुप जाना, हाइड हो जाना। अगर आप कुछ घपला करते हो, तो अगर हाइड हो गया तो हमें क्या हो जाएगा? बैलेंस शीट का और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का प्रॉपरली क्या होगा? समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस अगर आपने मैनिपुलेट कर दिया, मैनिपुलेट मतलब क्या? मैं अकाउंटेंट हूँ, ओके, मैंने कुछ माल है ना दिखाया नहीं, कुछ सेल हुआ वो रिकॉर्ड ही नहीं किया, कुछ ऐसे चाल ट्रिक कम टिकड़म बोलते हैं ना उसको, ट्रिक चला दी, मैनिपुलेट कर दिया अकाउंट्स का, जिसकी वजह से मैंने दिखाया नहीं, वो पैसे मैंने रख लिया। सेल दिखाया नहीं, वो अमाउंट मैंने रख लिया, कुछ तो टिकड़म चला के मैंने एडजस्ट किया, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। छेड़छाड़ करना, एडजस्टमेंट करना। तो ये मैनिपुलेट करने की वजह से तो मेरी कंपनी को लॉस होगा ना। मुझे एक एक बात याद रखो, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ, मैं मालक हूँ, मेरे पास कोई अकाउंटेंट है, वो कुछ मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट करना मतलब छेड़छाड़ कर रहा है, मुझे थोड़ी समझ में आएगा। उसने कर लिया, कुछ पैसा उसने दबा लिया, उसने मेरा पैसा उसने दबा लिया, तो मेरा प्रॉफिट तो कम ही दिखाएगा ना। उसको तो मैनिपुलेट करना। एसेट में घपला क्या है, तो मेरी बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? कम ज़्यादा दिखाई देगी। तो ये मैनिपुलेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या एरो क्या लिखा देखो, दो वेरियस लॉज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बना गए, ओके, अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लॉ बना गए। एफर्ट्स आर मेड, एफर्ट मतलब कोशिश, मेड मतलब की जा रही है, टू रिड्यूस करना, कम करना दिस ऑप्शन। ये जो मैनिपुलेट हो ना कम, अभी मैं तो जस्ट छोटा एग्जांपल बताया, बड़े बड़े कंपनी में काफ़ी बड़े घपले होते हैं, वो मैनिपुलेट होता है, अकाउंट्स को दबाया जाता है, अकाउंट्स की मैनिपुलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस भी होता है बहुत। तो ये लॉस ना हो तो अलग अलग लॉज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी लॉस क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं बताऊंगा आगे। ये बनाए गए, क्यों बनाए गए? ये कोशिश की जा रही है कि ये जो घपले हैं कम हो जाए, लेकिन फिर भी बट सर्टनली कुड नॉट बी रिड्यूस वन। इतना करने के बाद भी लोग घपले करते ही, हम लोग पूरी तरह से सक्षम ही नहीं है, पूरी इतनी पावर ही नहीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या वो घपले को रोक सके। क्योंकि एक हम लोग एक गवर्नमेंट अगर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना देती तो अकाउंटेंट होते वो दूसरा कुछ मैनिपुलेट कर लेते। मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट जनरली बता रहा हूँ, मैं अकाउंटेंट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। किसी अकाउंटेंट भी हो सकता है, दूसरा उसके ऊपर का भी आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कंपनी में मैनिपुलेट करने वाला। मैं अकाउंटेंट के बारे में तो ना बोल रहा हूँ सिर्फ। तो विंडो ड्रेसिंग का सिंपल मतलब ये होता है कि मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करने की वजह से क्या, मैनिपुलेशन करने की वजह से आपके अकाउंट्स में क्या होता है, आपका बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कम ज़्यादा हो सकता है। फिर भी अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लॉज है, इन्होंने काफ़ी हद तक दबा के रखा है, मेंटेन कंट्रोल करके रखा है, ताकि कंपनी में मैनिपुलेशन ना हो। फिर भी करने वाले कर ही लेते हैं। समझ में आया इतना? इसको हम होते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये चार चीज़ है, ये अकाउंट्स के क्या है, लिमिटेशन है। पहले लिमिटेशंस क्या अकाउंट का, मैंने आपको जो पहला जो बताया था फर्स्ट। चलो हम उल्टा जाते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मतलब मैनिपुलेशन करना। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से वो कोशिश करते हैं क्या मैनिपुलेट ना हो, लेकिन लोग कुछ ना कुछ टिकट चला ही लेते, दैट इज़ विंडो ड्रेसिंग। दूसरा मतलब क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम मतलब वक्त के साथ, ये चलो ये बताता हूँ। अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अभी ये और ये काफ़ी हद तक सेम ही है, देखो अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अभी अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट मतलब क्या? अभी मैंने आपको पीछे ही बताया था, जब अब एसेट्स होते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था, एसेट्स के अंदर वक्त के साथ एसेट्स की वैल्यू क्या होती, कम हो जाती। कम होना मतलब क्या होना, डेप्रिसिएशन होना। तो डेप्रिसिएशन हम लोग क्या करते हैं, मेथड यूज़ करके एसेट की वैल्यू कम करके बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। समझ में आ रहा है? वो बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं वो मेथड यूज़ करते हैं। वो मेथड थोड़ी हम लोग एजम्पशन के ऊपर होती है वो मेथड। एजम्पशन के होने की वजह से अकाउंट्स क्या करता है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एग्जैक्टली दिखा नहीं पाता है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको क्या बोला, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। क्यों? क्योंकि पर्सनल जजमेंट होता है, एस्टिमेशन होता है हमारा, और एस्टिमेशन के बेस के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसेट के ऊपर। हमारा अगर किसी को हमने उधारी दिया है, वो उधार हमें दे नहीं रहा है, तो हम लोग अंदाज से लिख लेते हैं ये हमें कितना देगा और कितना नहीं दे पाएगा। ओके, उस लोग बैलेंस शीट क्या होती है, कम ज़्यादा हो जाती है। ओके, फिर स्टॉक होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मार्केट के अंदर हमारा जो मेरा जो वाटर बॉटल का बिजनेस है, वो ऐसा
मेरे गोडाउन के अंदर स्टॉक पड़ा हुआ 2 महीने से, ठीक है, उसकी वैल्यू मार्केट में कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन मेरे पास कोई मेथड है, मैं वो यूज़ करके उसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, किसकी, उस स्टॉक की। जो मेथड से मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ स्टॉक की, उसकी वैल्यू और मार्केट की वैल्यू कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये पर्सनल जजमेंट के काम होते हैं, 2-3 जो काम है ये पर्सनल जजमेंट है, हमारा एस्टिमेशन है। अकाउंटेंट एक गेस करता है, जिसकी वजह से गेस 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, उससे बैलेंस शीट क्या होती है, कम ज़्यादा भी हो सकती है। समझ में आया, यस और नो? अब रिकॉर्डिंग मॉनिटरी टर्म्स, ये भी आपको मैंने बता दिया। हम लोग क्या कहते हैं, मॉनिटरी टर्म्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कि एसेट है, मशीन है आपकी, मॉनिटरी टर्म होती है, हमने लिख लिया। लेकिन मैंने आपको बताया था हॉनेस्ट, हार्ड वर्कर, स्किलफुल एम्प्लॉय, ओके, इफिशिएंट मैनेजमेंट, रिलेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये सब चीज़ें हैं, ये भी एक एसेट है। लेकिन ये नॉन मॉनिटरी एसेट है। इसको एसेट क्यों माना, कि कंपनी को इससे बहुत फ़ायदा होता है, वर्कर से, एक अच्छे मैनेजमेंट से, कंपनी का नाम से। तो पर ये एसेट है ही नहीं। क्यों क्यों एसेट है, लेकिन इनको हमने बैलेंस शीट में क्यों नहीं डाला है, क्योंकि नॉन मॉनिटरी आइटम्स है, इसको फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया गया अकाउंट में। ये भी एक डिसएडवांटेजेस, ये आना चाहिए था बैलेंस शीट के अंदर, एसेट के अंदर, लेकिन आता नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन की मेथड ही नहीं है। आई होप आपको डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, लास्ट टॉपिक, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैं थोड़ा फास्ट बता देता हूँ क्या है, ध्यान दो। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, दो यूजर्स है, एक है आपका इंटरनल यूजर्स, एक है आपका एक्सटर्नल यूजर्स। सर इंटरनल यूजर्स क्या होता है और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होता है, ध्यान दो। ये इंटरनल यूजर्स जो है ना, इंटरनल यूजर्स वो है आप, कौन, आप। मैंने आपको यहाँ लिखवाया था, देखो अभी आपको ये बताता हूँ, ये जो है ना यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अब मैं आपको अच्छे से लिंक करवाता हूँ, ये मैंने कहाँ पढ़ाया था। ध्यान दो, मैंने आपको कहा था ना, अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ाते वक्त मैंने कहा था, आप पहले क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, फिर मेजरिंग करते हो, फिर रिकॉर्डिंग करते हो, फिर क्लासीफाइंग करते हो, समराइजिंग करते हो, एनालाइजिंग करते हो, इंटरप्रिटेटिंग करते हो, कम्युनिकेटिंग करते हो। ये सब करने के बाद आपको क्या निकलता, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी किसको बताती है, अकाउंटिंग यूजर्स को। किसको बताती है, अकाउंटिंग यूजर्स। जब मैंने अकाउंटिंग यूजर्स बताया था तो उस वक्त सिर्फ ओनर के बारे में बताया था। अब अकाउंटिंग यूजर्स कौन कौन है, अब देखो डिटेल में बताता हूँ। ध्यान दो, अभी अकाउंटिंग यूजर्स दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होता है और एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। सर यूजर्स मतलब क्या, कुछ नहीं यार, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन कौन लोग देखते हैं, कौन कौन उसको यूज़ करता है। तो पहला आपका तो देखो, ध्यान दो, इंटरनल यूजर्स, इंटर मतलब कंपनी के अंदर के लोग। कंपनी में कौन लोग हैं जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट देखते हैं, तो देखो इंटरनल यूजर्स आर दोज यूजर्स, यूजर्स मतलब पीपल हु यूज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कौन है वो, ओनर्स है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज़ है और ट्रेड यूनियन है। सर ये ओनर तो मालूम पड़ता है, ओनर तो ठीक है, ओनर और मैनेजमेंट इसके बारे में तो मैं मान सकता हूँ। ओनर मतलब मैं खुद, और मैनेजमेंट तो देखती ही, हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो भी चेक करेंगे ना, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट हुआ है क्या, बैलेंस शीट में कितना प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, बैलेंस शीट के अंदर कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी, उनको देखना ज़रूरी है। वो जब देखेंगे तो मैनेज कर पाएंगे ना कंपनी को। ओके, अब तीसरा एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन, ये कंपनी के एम्प्लॉय है, कंपनी में जो काम करते हैं, ये क्यों देखेंगे सर, इनका काम क्या है, काम करो, ओके, मंथली पेमेंट लो और जाओ, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही, कितना लॉस कमा रही, कंपनी का कितना एसेट है, कंपनी कितना लायबिलिटी, उससे एम्प्लॉय को क्या लेना देना है, तो लेना देना है, बता दो क्या क्या लेना देना है। और ट्रेड यूनियन तो आपको पता है, जो कंपनी की यूनियन होती है कंपनी में, वो। अब सर ध्यान से सुनो, एकदम अच्छे से एग्जांपल देता हूँ मैं। कंपनी, मेरी कंपनी है पटेल इंडस्ट्रीज़, मेरी कंपनी में 10 वर्कर्स है, कितने, 10 वर्कर्स। वो क्या कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से कह रहे सर पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ, पेमेंट बढ़ाओ, ये एम्प्लॉयज़ मुझे बोल रहे हो, और मैं कह रहा है मैंने बढ़ाऊंगा पेमेंट तुम्हारा। बहुत कंपनी लॉस में चल रही है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है कंपनी का, नुकसान में जा रही है कंपनी, माल नहीं बिक रहा है ज़्यादा, या बिक रहा है तो अच्छे प्राइस हमें मिल नहीं रहे। ये मैंने किसको बताया, ये मैंने किसको बताया, मेरे वर्कर को बताया। अब वर्कर को तो पता नहीं है, वर्कर के पास सुना बैलेंस शीट है, P&L अकाउंट है, तो वर्कर बोलेंगे ठीक है आपको नहीं पता चल रहा है। तो जो एम्प्लॉय में कोई शाना आदमी होगा ना, बोलेंगे सर ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, हम मान लेते हैं।
तो सर एक काम करो, आप क्या करो, मुझे बोलता है पटेल इंडस्ट्री में, मुझे एक एम्प्लॉय बोलता है सर आपकी कंपनी की मुझे ना, मतलब हमारी कंपनी की P&L अकाउंट और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट दिखाओ। वो देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा ना वर्कर को, अरे हाँ ये कंपनी ने तो 10 करोड़ का प्रॉफिट कमाई है और इतना सारा प्रॉफिट कमा रही है और हमारा पेमेंट नहीं बढ़ा रही है। तो ये केस में ये एम्प्लॉयज़ और ट्रेड यूनियन का जो मेन यूनियन लीडर होगा वो देखेगा तो समझ में आ जाएगा ना, भाई मेरा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या, ये कंपनी का प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रॉफिट तो बहुत अच्छा दिखा रहा है, फिर ये लोग नाटक कर रहे हमारा पेमेंट देने के लिए, तो उनके लिए इंटरनल यूजर्स है, तो उनके लिए भी ये क्या हो सकता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट यूज़ हो सकता है। आई बात समझ में? ओके, ये हो गया आपका इंटरनल यूजर्स। अब आगे का है एक्सटर्नल यूजर्स। क्या है? एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स आर दोज पीपल आउटसाइड द बिजनेस, ये लोग बिजनेस के बाहर के होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन हु यूज़, ये भी यूज़ करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्यों? एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? सप्लायर, बैंक के बारे में आपको बता दिया, अगर आप बैंक के पास जा रहे हो, मैं पटेल इंडस्ट्री हूँ, मैं बैंक के पास गया लोन लेने के लिए, तो बैंक ऐसे ही लोन दे देगी, तो बैंक पहले चेक करेगी ना तो कितना पैसा कमाता है, तेरे एसेट्स कितनी, तेरी लायबिलिटी कितनी, वो देख के बैंक आपको लोन देंगे ना, कैसे दे देंगे लोन, तो बैंक भी क्या करेगी, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी। कस्टमर, ओके, इन्वेस्टर, अगर कोई बंदे को आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना है, वैसे ही इन्वेस्ट कर देगा, पहले देखेगा ना, अभी मैं हूँ, मेरी पटेल इंडस्ट्री, मैं लॉस में जा रहा हूँ, हम एक आदमी को बता रहा आओ मेरी कंपनी में और इन्वेस्ट करो, वैसे इन्वेस्ट कर देगा। वो पहले देखेगा ना मैं प्रॉफिट में हूँ या लॉस में हूँ, अगर मैं लॉस में हूँ, मेरी कंपनी सही से नहीं चल रही है, वो इन्वेस्ट करके फंस जाएगा, मैं डूबूंगा और उसको लेके डूब जाऊंगा, वो काय को इन्वेस्ट करेगा, दैट इज इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर भी क्या करेगा, आपका P&L अकाउंट चेक करेगा। कोई इन्वेस्टर, प्रोटेक्शन इन्वेस्टर एक ही हुआ। और टैक्स अथॉरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को आपसे टैक्स चाहिए, मतलब मेरे से गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, तो मैं गवर्नमेंट को बोला है मेरा लॉस हुआ है, मैंने दूंगा टैक्स, बोलते ठीक है तेरा लॉस हुआ है, तो दिखा तेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो गवर्नमेंट चेक करेगा, अरे तेरे तो 10 करोड़ का फायदा हुआ है, टैक्स भर चल, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगी। तो ये टैक्स अथॉरिटी हो गया, ये इन्वेस्टर्स हो गया, ये बैंक हो गए, सप्लायर और कस्टमर, मतलब कोई बंदा है, सपोज मैं हूँ, ध्यान से सुनो, मैंने किसी से माल परचेस किया, वो बंदा मुझे माल दे रहा है उधारी के ऊपर, 2 महीने के ऊपर क्रेडिट पे दे रहा है, वो चेक करेंगे ना पहले देने से पहले। मैं अगर इसको 3 महीने के लिए माल दे रहा हूँ, मैं पटेल इंडस्ट्रीज़ हूँ, मुझे गैलेक्सी इंडस्ट्रीज़ कुछ मैं गैलेक्सी इंडस्ट्री से कुछ चीज़ परचेस कर रहा हूँ, और पटेल इंडस्ट्री कह रही, मतलब मैं कह रहा हूँ गैलेक्सी इंडस्ट्रीज़ को, मैं आपको जो आपसे जो माल गुड्स परचेस कर रहा हूँ वो 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा, तो गैलेक्सी इंडस्ट्री सोचेंगे ना, गैलेक्सी इंडस्ट्री वो पहले सोचेंगी कि भाई मैं इसको जब माल बेच रही हूँ तो ये मुझे पेमेंट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये कंपनी अच्छी कंडीशन में है ही नहीं है, ये कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही है, तो उसके लिए गैलेक्सी इंडस्ट्री क्या करेगी, मेरा पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करेंगे, पहले सप्लायर, कस्टमर्स, बैंक्स, इन्वेस्टर, टैक्स अथॉरिटी, ये सब कौन हो गए, आपके एक्सटर्नल यूजर्स, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आया आपको? आई होप दिस चैप्टर यू हैव understood properly. Okay, if you have any problem related to this chapter, so you can ask me at any time by the WhatsApp, calling, whatever you want, जैसे आपके लिए इजी हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा उसमें। यहाँ तक के लिए बाय।